हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कभी-कभी कुछ योग आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं देंगे, फिर भी वो काम करेंगे। आखिर ऐसा कब होता है? तो देखिए, दो ग्रहों के बीच में संबंध बहुत सारे तरीकों से बन सकते हैं। इसीलिए कई बार हम ऐसा देखते हैं कि आपस में ग्रहों का कोई भी आपको डायरेक्ट संबंध नज़र नहीं आता, लेकिन कुंडली के अंदर उसके बावजूद भी कोई ना कोई बड़ा योग निर्मित हो जाया करता है। तो सबसे पहले योग को समझने की कोशिश करें। योग 4 प्रकार से बन सकते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है कि अगर कोई एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह की राशि में चला जाए और जो पहला ग्रह है वो दूसरे राशि ग्रह की राशि में चला जाए। इसका मतलब है कि दो ग्रह अगर एक दूसरे की राशियों में चले जाएं तो ये सबसे बड़ा एक तरीके का एक संबंध नजर आता है। मैं इसको इस समय कोई महायोग नहीं बोलूंगा, लेकिन बात समझिएगा, ये कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शाता है कि भले किसी डिग्री पर कोई प्लेनेट बैठा हो या ना बैठा हो, लेकिन दो ग्रहों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन काम कर रहा होगा। ऐसे स्थिति में दो ग्रह जो हैं उनके कारकत्वों के हिसाब से चीजों का वहां पे कोई ना कोई एनालिसिस किया जाता है। दूसरी कंडीशन, अगर ग्रह एक साथ एक ही भाव में बैठे हों तो भी वो संबंध बनाते हैं। ठीक है। तीसरा केस होता है जब ग्रह आमने सामने आ जाएं और दृष्टि संबंध से कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन बना दें, यानी कि सम सप्तम अगर एक दूसरे से बैठे हों, वहां पे थोड़ा सा डिग्रियों को ध्यान रखते हुए देखना पड़ता है। अगर ऐसा हो रहा है तो भी ग्रहों के बीच में योग बनता है। एक सिस्टम ये है कि जब कोई भी ग्रह किसी राशि में बैठेगा तो वो ग्रह उस राशि के स्वामी के साथ संबंध रखेगा। ठीक है। ये एक फैक्टर है जिसको हम डिस्पोजिटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अब देखिए कि आपके सामने ये सुश्री जयललिता जी की कुंडली है। इसके अंदर ऐसा कौन सा योग था जिसने कि व्यक्ति को एक फिल्म लाइन से हटाकर एक राजनीति की लाइन के अंदर सक्सेस दिलाई। दोनों ही लाइंस में वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों के ऊपर राज कर रही थी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको समझना बहुत जरूरी है। और संबंध कैसे बनेंगे? संबंध बनेंगे या राजयोग कैसे बनेंगे? राजयोग तब बनते हैं जब केंद्र के स्वामी का संबंध त्रिकोण के स्वामी के साथ बनता हुआ नजर आए। तब इस कुंडली के अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएंगे कि दो ऐसे ग्रह हैं जो कि त्रिकोण और केंद्र का संबंध बनाते हैं। पहला जो है वो है आपका पंचम भाव का स्वामी जो है शुक्र, वो केंद्र में जाके बैठे हुए हैं। ठीक है। ये सही है कि वो 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। बहुत ज्यादा खर्चे वगैरह ये सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, वो जिसकी जैसी कैपेसिटी वैसा उनका खर्चा। लेकिन क्योंकि पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, उसका स्वामी दसम में जाके बैठे हुए हैं जो कि एक प्रबल केंद्र है। और जब पंचम का स्वामी दसम में बैठा हो तो हाई अथॉरिटी की तरफ व्यक्ति जाता है, अगर योग भंग ना हो तो। अब देखिए, पहला कॉम्बिनेशन तो इस तरीके से बना कि शुक्र ने अपने आप को दसम भाव में बिठाया। शुक्र के ऊपर कोई भी ऐसा पाप प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। आपको जो दृष्टि मिलेगी वो मंगल की दृष्टि रहेगी शुक्र के ऊपर। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, चंद्र राशि से अगर ध्यान से देखेंगे तो सिंह राशि है, और सिंह राशि या सिंह लगन के लिए मंगल जो होता है वो योग कारक ग्रह होता है। ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि इनका लगन 3 नंबर का था। उसमें भले ही आपको जो मंगल है वो इतने कारक ना मिलते हो, लेकिन वो लाभ भाव के स्वामी हैं और छठे भाव जो कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशंस को दर्शाते हैं, इन दो भाव के स्वामी हैं। और साथ ही साथ चंद्र राशि के आधार पर अगर देखे जाए तो चौथे एवं नौवे भाव के स्वामी होके योग कारक है। लगन कुंडली प्लस चंद्र कुंडली दोनों को यूटिलाइज करते हुए ऐसे स्थिति में मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है शुक्र के ऊपर वो पॉजिटिव है। शुक्र अपने आप में इस लगन कुंडली में पंचम के स्वामी होने के कारण शुभ हैं। 12th के स्वामी जो होते हैं वो बेसिकली न्यूट्रल होते हैं। तो शुक्र के पास शुभता थी, मंगल की दृष्टि ने उस शुभता को और बढ़ाया है। आधार क्या है? चंद्र राशि का प्रभाव।
इसके बाद हम बात करें गुरु का। गुरु जो है वो खुद ही केंद्र में बैठे हैं और सबसे प्रबल केंद्र में सेकंड नंबर का सबसे प्रबल केंद्र होता है 10th हाउस, उसके बाद 7th हाउस। तो गुरु जो है अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि गुरु भी बलवान है, स्वक्षेत्री माने जाएंगे, ठीक है। और शुक्र के साथ संबंध हो चुका, पहली कंडीशन तो ये। अब दूसरा कॉम्बिनेशन भी यहाँ बनता है, वो है कि जब कभी भी 10th हाउस के लॉर्ड 7th में जाएंगे तो किसी ना किसी रूप में मासेस के साथ कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे ये हो रहा था पहला। अब दूसरा योग किसने बनाया, ये देखिए। इस कुंडली के अंदर अगर हम बुध को देखें तो बुध के पास स्वामित्व है पहले भाव का और चौथे भाव का, यानी कि दो केंद्र भाव के स्वामी जो हैं उनका संबंध एक सबसे प्रबल त्रिकोण से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद सूर्य को देखें, साहस और पराक्रम के स्वामी हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके 9वें भाव में आए हैं। ऐसे स्थिति में हम देखें तो योग जो बन रहा है वो बन रहा है सूर्य और बुध के 9वें भाव में आने से भी, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी आया है तो कहीं ना कहीं वो पराक्रम देगा, ठीक है, अपने भाव को देखते हुए। साथ ही साथ बुध जो है वो केंद्र के स्वामी है, ठीक है, लगन अपने आप में एक प्रबल केंद्र है, वहां के स्वामी है और त्रिकोण में बैठे हैं, इसलिए उनका भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब दूसरी चीज ये देख लीजिए कि मंगल जो कि योग कारक होता है सिंह राशि सिंह लगन के लिए, उसकी दृष्टि फिर से बुध के ऊपर भी है। तो एक अकेले मंगल की दृष्टि जो कि शुक्र के ऊपर भी है और बुध के ऊपर भी है, तो चंद्र राशि प्लस लगन दोनों को मिला के देखा जाए तो हमें ये समझ में आता है कि इस कुंडली के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स करने की क्षमता लगन कुंडली के आधार पे, यानी कि फिजिकल वे में रिजल्ट्स को ओरिएंट करने के आधार पे अगर हम बात करें तो वो बुध के पास भी है और शुक्र के पास भी है। जबकि चंद्र कुंडली के आधार पे देखा जाए तो चंद्र कुंडली में मंगल और गुरु, क्योंकि सिंह लगन या सिंह राशि की कुंडली में सूर्य मंगल और बुध शुभ ग्रह होते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना कि मंगल जैसे ग्रह की दशा ने इन्हें मुख्यमंत्री पद प्राप्त करवाया। जबकि इनकी एंट्री जो है राजनीति में वो मानी जाती है कि 1982 या 84 के आसपास कहीं हुई थी, जब वो अपने चंद्रमा के दशा में चल रहे थे। इस कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है वो मघा नक्षत्र तृतीय चरण में बैठे हुए थे, इसलिए मघा नक्षत्र में बैठे हुए चंद्रमा को हम मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको एक राजगद्दी प्राप्त कराते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा ने वही काम कराया। अब एक बार इनके दशमांश को भी देख लेते हैं, क्योंकि जब कभी भी हम स्टेटस की बात करते हैं, प्रोफेशंस की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे को एक स्पेसिफिकली उस पोजीशन को चेक करना चाहिए जो दशमांश बताता हूँ। देखिए दशमांश की कुंडली में भी स्थिति क्या है, जो यहाँ पे स्वामी बन रहे हैं वो बन रहे हैं शनि और वो लाभ भाव में जाके बैठे हुए हैं, ठीक है। यानी कि सोशल नेटवर्किंग के साथ व्यक्ति को लाभ मिलेगा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री रही हो चाहे वो राजनीति रही हो, दोनों ही केसेस में वो बहुत ही अच्छे से प्रॉपर कनेक्ट हुई थी। दूसरा, चंद्रमा की प्लेसमेंट जो है वो 10th हाउस में है, जो कि यहाँ पे फिर आपके 7th हाउस लॉर्ड हो रहे हैं, और प्रबल केंद्र में जाके बैठने की वजह से हम कह सकते हैं कि मन जो है वो भी बहुत ज्यादा लगा रहेगा अपने स्टेटस को मेंटेन करने में, चाहे एज एन एक्ट्रेस जाए या फिर एज अ पॉलिटिशियन जाए। जिस पीरियड में उन्होंने एंट्री करी है वहां पे देखिए दशमांश की कुंडली में अष्टम भाव जो है वो कहीं ना कहीं 10th हाउस के लिए, इस 10th हाउस के लिए माना जाता है कि लाभ भाव है, और वो मंगल की ही दशा थी जिसमें कि उन्हें लाभ हुआ, मंत्री पद प्राप्त हुआ। इसीलिए कई बार हम ये देखते हैं कि जो ग्रह डिविजनल चार्ट्स के अंदर 6, 8, 12 में भी बैठे होते हैं मगर वो हमें लाभ दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक डिविजनल चार्ट में किसी एक पर्टिकुलर हाउस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। जैसे कि दशमांश की कुंडली में ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा होता है? आपका 10th हाउस होता है। ऐसे स्थिति में 10th हाउस से अगर 8th को देखेंगे तो वो गेन्स है, 10th हाउस से 6th हाउस देखेंगे तो उसके लिए एक तरह से भाग्य है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके 10th हाउस से लाभ भाव में मंगल बैठे हुए थे, दशा मंगल की थी। फिर यहाँ से पंचम में पूर्व पुण्य में बुध बैठे हुए थे और बुध की अंतरदशाएं चल रही थी, और पहले के समय उन्होंने काम किया है आपके शुक्र के साथ, यानी कि कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री के साथ, जो कि इस कुंडली में कहीं ना कहीं 10th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं दशमांश की कुंडली से, और साथ ही साथ वो भाग्य भाव में बैठे हैं कहां से? आपके 10th से।
इसी 10th से अगर देखा जाए तो अष्टम में सूर्य बैठे हुए हैं, अष्टम में सूर्य। अब इस सूर्य को देख लीजिए, ये सूर्य की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो अष्टम में गए हैं। एक प्रोफेशन का एंड हुआ, एक प्रोफेशन का एंड हुआ और उसने दूसरे प्रोफेशन का गेन प्रोवाइड करा दिया। इसीलिए दशमांश में 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो जहां कहीं भी बैठे, वो क्योंकि D10 के 10th हाउस के लिए गेन्स है, तो वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं गेन्स को क्रिएट करने का प्रयास करता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले लगन कुंडली के अंदर आपको योग दिखने चाहिए। योग क्या था उस कुंडली में? देखिए, उसमें दो मेजर योग थे। एक तो भाग्य भाव के अंदर सुख भाव के स्वामी का जाके बैठना, इसका मतलब था कि व्यक्ति को भाग्य के साथ कनेक्ट होकर कहीं ना कहीं सुख संसाधन मिलेंगे। दूसरा, 10th हाउस का जो लॉर्ड था वो जाके 7th में बैठा था, जो कि पद प्राप्ति को दर्शाता है। ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है? 5th हाउस का लॉर्ड जो कि शुक्र बन रहे थे वो 10th हाउस में बैठे थे। ये 5th का लॉर्ड 10th में बैठे, इसको भी हम कहते हैं किस तरह के योग? राजयोग। लॉसेस क्या होते हैं? चाइल्ड में डिले हो सकता है, लेकिन पद के मामले में अच्छा जाता है। 10th का लॉर्ड 7th में बैठा है, पद के मामले में अच्छा जाता है, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 4th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, अपने से छठा बैठा है, अपनी फैमिली हैप्पीनेस को कम करने लगता है, लेकिन प्रोफेशनल साइड से वो चार्ट्स आपको सपोर्ट करने लगते हैं। और जब दशमांश की कुंडलियों में भी, यानी कि जो ग्रेट सक्सेस की कुंडलियां हैं, उसमें भी अगर पॉजिटिव योग और ऐड ऑन हो जाते हैं तो व्यक्ति को अपनी जिंदगी में बहुत ही बेशुमार सफलताएं देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।